तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की 5 अगस्त की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों को। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन 100% रियल एंड ऑथेंटिक हैं। दोस्तों अगर आपका एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है तो इन प्रश्नों को जरूर देख के आएँ। कम से कम दोस्तों आपके 8 से 10 नंबर इसी से बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, अप्रैल 2026 में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो सही आंसर हमारा सम्राट चौधरी ने। अगला प्रश्न है सम्राट चौधरी। दोस्तों इसमें हमने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं। आप समझ जाना कि अगर कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आ रहा है कि टॉपिक से तो हमने वो एक्सपेक्टेड बनाया है। जैसे अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली। तो 15 अप्रैल 2026। दोस्तों इसकी एक्स्ट्रा जानकारी है, बिहार के इतिहास में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो सही आंसर सम्राट चौधरी। अब दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम में पूछा गया है, मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा दर्ज किया गया है। तो इसका सही आंसर हमारा गुरुग्राम हरियाणा। अब इससे संबंधित प्रश्न है, मार्च 2026 में गुरुग्राम का औसत PM 2.5 स्तर कितना था। तो सही आंसर है 160 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, भारत और जापान के बीच 18 अक्टूबर 2025 को आयोजित समुद्री अभ्यास का नाम क्या था। तो सही आंसर है इसका हमारा JMX, जिसमें दोस्तों JA का अर्थ जापान होता है, I का अर्थ है इंडिया, M का मिलिट्री, EX का एक्सरसाइज 25। अगला प्रश्न इससे संबंधित अगले प्रश्न है दोस्तों, JMX 25 का आयोजन जापान के किस तट पर हुआ था। तो क्यूशू के पश्चिमी तट पर। इसमें से दोस्तों ये प्रश्न आ सकते हैं, JMX 25 में भारतीय नौसेना की ओर से किस युद्धपोत ने भाग लिया था। तो INS सह्याद्री। अगला प्रश्न है, JMX 25 में जापान की ओर से किन जहाज़ों ने भाग लिया। तो JS असाही, JS ओमी और पनडुब्बी जेनरयू। अगला प्रश्न है, JMX 25 का यह कौन सा संस्करण था। तो यह हमारा सही आंसर है 9वां संस्करण था। अब दोस्तों अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि स्टॉकहोम शतरंज चैंपियनशिप फेस्टिवल किस देश में आयोजित किया गया है। तो सही आंसर इसका स्वीडन में। अगला प्रश्न है 98वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको मिला है। तो माइकल बी जॉर्डन को। अब संबंधित प्रश्न है, माइकल बी जॉर्डन ने किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है। तो फिल्म का नाम है सिनर्स। सिनर्स फिल्म में माइकल बी जॉर्डन ने कौन सी भूमिका निभाई है। तो सही आंसर है जुड़वा भाइयों की दोहरी भूमिका। अब दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, DRDO ने 11 जनवरी 2026 को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो सही आंसर है MPA-TGM। MPA-TGM का पूरा नाम क्या है। तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। MPA-TGM किस पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो सही आंसर है तीसरी पीढ़ी की। MPA-TGM किस तकनीक पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हमारा फायर एंड फॉरगेट तकनीक। दोस्तों ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे जो 3 हैं। इसका दोस्तों अगला एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 का पर शुभांशु शुक्ला को कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया है। तो सही आंसर इसका अशोक चक्र। अगला प्रश्न है संबंधित से कि शुभांशु शुक्ला किस बल से संबंधित थे। तो भारतीय वायुसेना से। अगला एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। अब यह कब किया गया है। तो 28 से 31 जनवरी 2026 को। इसका उद्घाटन किसने किया है। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री
किरण रिजिजू जी, राम मोहन राय नायडू। और विंग्स इंडिया 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? तो दोस्तों ये पूछ सकता है, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर फ्रॉम डिजाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, इंक्लूसिविटी टू इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी। अगला एग्जाम में जो प्रश्न पूछा है ग्रुप डी के में, केंद्रीय बजट 2026-27 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो दोस्तों इस प्रकार का एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो सही आंसर है 3,09,875 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो 2,81,377 करोड़ रुपए। भारतीय सेना ने मई 2026 में कौन से 2 AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो कौटिल्य और क्यू फोर्स। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौटिल्य और क्यू फोर्स प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? सैन्य अभियानों, निर्णय लेने की क्षमता और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को मजबूत करना। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, आवत साड़ी में सीसा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक होता है Pb। सोने का रासायनिक प्रतीक होता है Au। अगला प्रश्न पूछा गया है, पेट खराब होने की स्थिति में किस एंजाइम और रस की कमी असंतुलन से वसा का पाचन प्रभावित होता है? तो सही आंसर लाइपेज एंजाइम और पित्तरस। अगला प्रश्न है, अपचित वसा अवशोषित होने के बजाय किस मार्ग से बाहर निकल सकता है? तो सही आंसर है मल के रास्ते। अगला प्रश्न, धातु और अधातु के गुणों के बीच की कड़ी वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उपधातु। और उपधातुओं में किन किन दोनों के मिश्रित गुण पाए जाते हैं? तो धातु और अधातुओं के। पौधों में मृत कोशिकाएं अधिक क्यों पाई जाती हैं? तो सही आंसर है क्योंकि पौधे अचल होते हैं और उन्हें यांत्रिक मजबूती की आवश्यकता होती है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करने में कौन सी कोशिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं? तो मृत कोशिकाएं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक है? तो दोस्तों जितने भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी इसमें जो सेल होती है, कोशिका होती है, पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक जीवों में किस प्रकार का केंद्रक नहीं होता है? तो वास्तविक झिल्लीबद्ध केंद्रक नहीं होता है इसमें। जीवाणुओं में DNA किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सही आंसर है न्यूक्लियोइड में। सरल मशीन में भारी वस्तु को उठाने के लिए लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आयास। दोस्तों जो NCERT की नई वाली बुक आई है अभी 9th क्लास में, जो चैप्टर ऐड हुआ है, उसमें से प्रश्न पूछा गया है ये वाला। अगला प्रश्न है, सरल मशीन में जिस भारी वस्तु या रुकावट को उठाया या हटाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भार। अवतल दर्पण में वस्तु को C और F के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका सही आंसर है वास्तविक, उल्टा और आवर्धित। अगला प्रश्न पूछा गया है, अवतल दर्पण में C और F के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो C से परे। विद्युत परिपथ में पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है? तो सही आंसर धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की बहने की दिशा विद्युत धारा की दिशा के मुकाबले कैसी होती है? तो सही आंसर है विपरीत, अर्थात ऋण से धन, विपरीत यानी ऋण से धन की ओर, यानी माइनस से प्लस की ओर होती है धारा की दिशा। अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब कहाँ स्थित होते हैं? तो सही आंसर है एक ही तल में स्थित होते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम के अनुसार साइन I बटे साइन R का अनुपात क्या होता है? तो दिए गए दोनों माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। अब अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि एक समान वृत्तीय गति में वस्तु की चाल कैसी रहती है? तो सही आंसर है नियत। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा कैसी रहती है? तो लगातार बदलती रहती है। दोस्तों जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसका वेग निरंतर बदलता रहता है, क्योंकि उसकी दिशा बदल जाती है इसलिए।
पर उसकी चाल हमेशा समान रहती है। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का उदाहरण क्यों है? क्योंकि वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर टंगस्टन का। बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सही आंसर है इसके उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता के कारण। कवक जगत के जीवों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। काइटिन किस प्रकार का पदार्थ है? तो जटिल एवं मजबूत नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट। गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट क्या होते हैं? तो सही आंसर है वे पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीव प्राकृतिक रूप से आसानी से विघटित नहीं कर पाते हैं, उसके बोलते हैं गैर बायोडिग्रेडेबल। दोस्तों अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न पूछा गया है गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के संचय से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो सही आंसर है पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण और जैव आवर्धन। गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के प्रमुख उदाहरण क्या हैं? तो प्लास्टिक, कांच और भारी धातुएं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? तो इसका सही आंसर है गैर बायोडिग्रेडेबल या अजैव निम्नीकरणीय। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है पक्षियों की हड्डी सामान्यतः कैसी होती हैं? तो सही आंसर है इसका खोखली होती हैं। अगला प्रश्न इससे संबंधित है पक्षी को तीव्र चोट लगने पर कौन सी संरचना प्रभावित हो सकती है? तो कंकाल संरचना, पेशीय ऊतक और पंख। अब अगला प्रश्न है पक्षियों की खोखली हड्डियां उन्हें किस प्रकार की बनाती हैं? तो अपेक्षाकृत नाजुक बनाती हैं। परागकण के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको परागण कहा जाता है। अगला प्रश्न है निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज यानी जायकोट बनता है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना किसने शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम सूर्यघर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर और सौर ऊर्जा से जोड़ना और मुख्य बिजली उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न से पीएम सूर्य घर योजना का कुल बजट कितना है? तो सही आंसर 75,021 करोड़। पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ता है? तो सही आंसर है 1 करोड़ घरों को। अगला प्रश्न है इसका और लास्ट प्रश्न दोस्तों आएगा हमारा भारत सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किए गए एकीकृत खेल सहायता कार्यक्रम का नाम क्या है? तो सही आंसर इसका खेलो इंडिया मिशन। दोस्तों ये सभी प्रश्न 5 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। दोस्तों इसमें हमने 15 से 20 कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न रखे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं।